अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे CSS 3.0 की। बेसिकली इस चैनल के ऊपर तुम सब जानते ही हो कि डेली बेसिस पर कोई ना कोई वीडियो अपलोड हो रही है। अब इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर किसी भी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट टारगेट नहीं कर रहा। जैसे कि आपको पता है बूटस्ट्रैप के 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अब तो मैंने जावास्क्रिप्ट की डेली एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। कल एक एक्सरसाइज अपलोड की है अलर्ट्स के नाम से। अब डेली एक्सरसाइज जावास्क्रिप्ट की चलती रहेगी, यानी कि वो भी एक लेक्चर चलेगा आपका। फिर अब क्योंकि सीएसएस हमारे इस वक्त कोर्स में शामिल है और सीएसएस का टाइम भी हो चुका है, तो अब हम सीएसएस को भी इंक्लूड करेंगे अपने इस लेसन की सीरीज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसमें हम सीएसएस के वो तमाम फंडामेंटल्स और एडवांस सीएसएस को टारगेट करेंगे जो कि वेबसाइट की इंटरेक्शंस में बहुत काम आता है। और सीएसएस क्या है, कैसे परफॉर्म होता है, उसके क्या क्या एक्सपेक्ट्स हैं, वो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, या इस इंट्रोडक्शन सेशन में मैं आपको बता रहा हूं। नाउ देखो, अगर हम बात करते हैं ना सीएसएस की, तो सीएसएस के एब्रीवेशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये करता क्या है, ये है क्या? बेसिकली सीएसएस हमारे पास एक पेपर ऑफ शीट है जिसको हम कहते हैं, जिस तरह गेम्स में होता है ना चीट कोड, कि फला चीट मिलाई तो फला एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह सीएसएस में हमारे पास चीट शीट होती है। चीट शीट का मतलब ये होता है, एक शीट स्टाइल है जिसके अंदर हम अपनी तमाम जो टारगेट्स हैं उसको मेंशन करते हैं और वो टारगेट हमारे HTML को टारगेट करता है। मिसाल के तौर पे ये वर्ड से मुराद क्या है जो मैंने अभी आपके सामने इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे आसान लफ्जों में बता रहा हूं, सीएसएस क्या कर रहा है। सीएसएस आपके वेबसाइट के, यानी कि जो आपकी HTML है उसके एलिमेंट्स को टारगेट कर रहा है। उसके एलिमेंट्स को टारगेट कर रहा है। और टारगेट क्यों कर रहा है, क्या टारगेट कर रहा है, यानी कि सीएसएस HTML के एलिमेंट्स को डिजाइन देने के काम आता है। यानी कि जो HTML है ना, प्योर HTML, वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है। प्योर HTML, ठीक है, वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करता है। लेकिन जो सीएसएस है, सीएसएस उस स्ट्रक्चर पे मेकअप का काम करता है, उसको कलर देता है, उसको डिजाइन देता है, उसको खूबसूरत बनाता है। ये काम हमारा सीएसएस करता है। अब चीट शीट से मुराद ये थी कि भाई सीएसएस में हमें शीट बनानी पड़ती है और उस शीट के अंदर हम उन तमाम HTML के टैग्स का जिक्र करते हैं जिसको हमने कोई ना कोई स्टाइल पास करना है, किसी ना किसी शक्ल में उसको कन्वर्ट करना है। यानी कि आप काम करते हो, स्ट्रक्चर का काम HTML में करते हो, डिजाइन का काम CSS में करते हो। ये है आपका CSS। CSS तुम्हारा टाइम बहुत सेव करता है एज कंपेयर के। अगर मैं HTML की बात करूं तो HTML में टाइम ज्यादा लगता है, बट CSS में टाइम कम लगता है, क्योंकि CSS में हम एक बार एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिस्कस कर देते हैं और पूरी वेबसाइट में वो एलिमेंट जहां जहां इस्तेमाल होता है उस एलिमेंट के ऊपर वही डिजाइन अप्लाई होता है जो हमने CSS में दिया हुआ होता है। मैं एक मिसाल देता हूं तुम्हें। तुमने अपनी HTML में 8, 10, 15, 20 मरतबा H1 का टैग लिखा है। H1 का टैग अपनी HTML में तुमने कितनी मरतबा लिखा है? 8, 10, 15, 20, फॉर एग्जाम्पल 20 टाइम्स। अगर तुम्हें कोई कहता है यार इस H1 का कलर जो है ना ग्रीन कर दो सबका, अब 20 जगहों पे तुमने H1 लिखा है, यानी कि तुम्हें 20 जगहों पर अलग अलग उसको ग्रीन करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं ये काम सिर्फ HTML के थ्रू करना है, तो जगह जगह जाओगे, फॉन्ट लिखोगे, कलर लगाओगे, उसको ग्रीन करोगे H1 के अंदर। लेकिन अगर यही काम तुम्हें CSS में करने को कहा जाए तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तुम क्या करोगे, तुम सिंपल सिंपल अपने CSS की शीट में जाओगे, वहां पे H1 को लिखोगे और H1 का कलर डिक्लेयर कर दोगे। यानी कि अब पूरी वेबसाइट के ऊपर जहां जहां H1 का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो 20 मरतबा हो या 20,000 मरतबा हो, वो वन शॉट ग्रीन हो जाएगा। वन शॉट, यानी कि एक बार लिखना है और अपनी CSS को अपनी HTML की फाइल के साथ ज्वाइंट करना है, बस और कुछ नहीं करना। वो प्रॉपर्टी जो तुमने CSS में दी है फला HTML के बारे में, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी HTML पर इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये काम करता है तुम्हारा CSS। मतलब 2 से 3 पॉइंट्स का इसकी इंट्रोडक्शन है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS करता क्या है, तुम्हारे HTML के एलिमेंट्स को डिजाइन, कलर और इंटरेक्टिव बनाता है। आसान सी चीज है। अब ये समझो CSS को क्या क्या इसके एक्सपेक्ट्स होते हैं और इसको लिखते और काम किस तरीके से करते हैं, पहले हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं और नोटपैड के अंदर पहला पॉइंट हम यहां मेंशन करते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ CSS। सही है। CSS के ऑफिशियली तौर पे
तीन टाइप्स होते हैं मेरे पास ऑफिशियली तौर पे। नंबर 1 एक्सटर्नल शीट, नंबर 2 इंटरनल शीट, नंबर 3 मेरे पास होता है जिसको हम कहते हैं इनलाइन शीट। ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। इसमें मेरे पास चौथे नंबर की भी एक टाइप मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी काफी यूज होती है, जिसका नाम है इंपोर्ट सीएसएस शीट। ये कीवर्ड है, बेसिकली इंपोर्ट इज अ कीवर्ड। इस कीवर्ड के थ्रू मैं काम करता हूं अपनी शीट के ऊपर। अब ये तीनों चीजें क्या है मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि तुम्हारा HTML की फाइल ये रही और CSS की फाइल ये रही, यानी HTML का काम HTML में, CSS का काम CSS के अंदर। यानी कि जो तुमने स्टाइलिंग करनी है उसका काम CSS में कर रहे हो, जो तुमने स्ट्रक्चर बिल्ड करना है उसका काम HTML में कर रहे हो। ये है तुम्हारा एक्सटर्नल CSS जो कि अलग से बनता है, एक फाइल बनती है अलग से, वो एक्सटर्नल का काम करती है। इंटरनल CSS, इंटरनल को हम एक और नाम से भी कॉल करते हैं जिसका नाम है एम्बेड या एम्बेडेड कहते हैं। स्पेलिंग माइट भी मैं शायद गलत लिख रहा हूं बट शायद ये सही सही स्पेलिंग है, एम्बेडेड। एम्बेडेड या इंटरनल, इसका मतलब ये होता है ऐसी शीट जो आप HTML की फाइल के अंदर ही कॉल करवा रहे हो। अभी तुम लोग को याद होगा मैंने जिस तरह पिछली क्लास में जो लोगो वाला काम कर रहा था, लोकल स्टोरेज वाला, उसमें हमने HTML के अंदर ही स्क्रिप्ट का टाइप खोला था। हाँ, यानी कि वो मेरा एम्बेड कोड था। एम्बेड कोड का मतलब ये होता है कि आप HTML की फाइल के अंदर ही CSS पे भी काम कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी काम कर रहे हैं, एक ही फाइल के अंदर। इसमें हमें प्रॉब्लम पता है कहां फेस करने को मिलती है? अगर किसी जगह पे कोई मसला आ गया, आपने एक वर्ड सुना होगा डिबग करना। डिबग मींस अपनी गलतियों को चेक करना। सॉफ्टवेयर पे आपने काम किया, वो नहीं चल रहा, कोई मसला आ गया। अब मसला कहां आ गया आपको ढूंढना पड़ रहा है। वो कह रहा है कि आपकी HTML की फाइल में मसला है, यानी कि अब आपको लाइन बाय लाइन बहुत टाइम लगेगा उसको डिबग करने में। उसको डिबग मींस उसको टारगेट करना कि ये कहां मसला है, किधर इशू है, किस लाइन में मसला है। क्योंकि जब आपका लाइन ऑफ कोड बिल्कुल मैसी हुआ होता है ना, आपको समझ में नहीं आता कि ये गलती मुझसे हुई है तो कहां हुई है। इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि काम को नीटर करो। नीटर से मुराद HTML पे अगर काम करो तो HTML को सेपरेट करो, CSS को सेपरेट करो, ताकि CSS की गलतियां वहां जाके सही करो और HTML की गलतियां यहां रह के सही करो। तो इंटरनल और एम्बेडेड CSS जो होता है ना, ये मैं सिर्फ एक बार पढ़ाता हूं, वो भी तब पढ़ाता हूं जब मैं क्लास में इसकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन देता हूं, बस। उसके अलावा मैं इसको फोकस नहीं करता। नंबर 3 इनलाइन। इनलाइन अभी के दौर में, यानी कि अभी के एरा में इनलाइन पे काम नहीं होता। इनलाइन क्या होती है पता है? तुमने HTML का टैग लिखा H1, अब H1 के अंदर ही तुमने स्टाइल का टैग ओपन कर दिया और वहां पे तुमने उसकी प्रॉपर्टी कॉल करा दी, यानी कि HTML के टैग में ही तुमने CSS को कॉल करा दिया। टैग में पहले तो बात हो रही थी कि फाइल में भी नहीं करवाना चाहिए वरना काम मैसी हो जाता है। यहां तो ये बोल रहा है टैग में कॉल करा दो CSS, तो ये तो काम और तुम्हारा गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए इन लाइन को अब हम यूज नहीं कर रहे इस वक्त के एरा के अकॉर्डिंग, मैं आपको बता रहा हूं। एंड द फोर्थ वन इज इंपोर्ट। अब इंपोर्ट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? इंपोर्ट क्या होती है? इंपोर्ट किसको कहते हैं? बाहर से मंगवाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक शीट है जो तुमने बना के रखी हुई है जिसका नाम तुमने रखा है फॉर एग्जाम्पल xyz.css, मिसाल के तौर पे। अब तुमने अपनी HTML के पेज में एक और स्टाइल शीट को इंप्लीमेंट करवाना है, दो शीटें तुमने चलानी है, सही है। तो जो दूसरी शीट है ना, उस जिसको तुम अपने HTML की फाइल में कॉल करवाना चाह रहे हो, एक तो वो है xyz.css, वो तुम्हारी अपनी अपनी बनी हुई है। लेकिन अगर तुम इसके अलावा भी abc.css वाली फाइल को भी इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हो, यानी कि बैक वर्क दो CSS की फाइल इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हो, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन के लिए इंपोर्ट का ऑप्शन यूज करना पड़ता है। इंपोर्ट का मतलब ये कि भाई फला जगह से ये चीज उठा के ले आओ, इंपोर्ट करके ले आओ। फला जगह जाओ, हम उसको पूरा URL पास करते हैं, फला जगह जाओ, वहां तुम्हें ये फाइल मिलेगी, उसको इंपोर्ट करा दो इस CSS के अंदर। बट मेक श्योर वन थिंग, कीप इन योर माइंड कि कभी भी CSS में ऐसा मत करना कि प्रॉपर्टी कोलैप्स हो जाए। कोलैप्स से मुराद ये abc.css, ये वो फाइल है जो मैं इंपोर्ट करवा रहा हूं, जो मेरी अपनी फाइल है जिसका नाम है xyz.css, ये मेरी अपनी बनाई हुई फाइल है। अब फर्ज करो xyz.css के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी कॉल की हुई है H1 की, जिसका आपने कलर दिया हुआ रेड, ठीक है, और आपको चाहिए भी रेड, लेकिन abc.css जो है उसमें H1 का कलर ब्लू हुआ है। तो पता ये चला जो दूसरी CSS आपने इंपोर्ट कराई है, CSS ने उसकी प्रॉपर्टी उठा ली और तमाम वेबसाइट के अंदर जितना H1 उसका कलर ब्लू हो गया। हमें चाहिए था रेड, जो कि था पहले रेड,
लेकिन जैसे मैंने इंपोर्ट कराई दूसरी वाली, वो ब्लू हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी इधर भी है उधर भी है, और सीएसएस की नेचर है वो हमेशा न्यू एलिमेंट को गेट करता है, पुराने वाले को ऑब्सोलेट कर देता है। मैं तुम्हें अब इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, बट बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिकल एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लाजमी है। अब मुझे ये बताओ, टाइप्स ऑफ सीएसएस में कोई मसला? एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल कौन सी होती है? जो हम अलग से बनाते हैं। इंटरनल कौन सी होती है? जो हम एचटीएमएल की फाइल के अंदर ही लिखते हैं, उसको हम एम्बेड भी बोलते हैं। एम्बेड मींस जोड़ देना। पिछली क्लास में आपको मैंने अपेंड का मेथड बताया था। अपेंड, अपेंड मींस मिला देना, जोड़ देना। तो यहाँ पे एम्बेड का मतलब भी यही है, मिला देना, जोड़ देना। इनलाइन शीट, ये कौन सी शीट होती है? जो HTML टैग में ही आप CSS को कॉल करवा देते हो, जो अब यूज नहीं हो रही। और इंपोर्ट, अगर आपको अपनी CSS के अलावा किसी और की CSS भी लेकर आनी है, तो आप इंपोर्ट का मेथड यूज करके उस फाइल को गेट करवाते हो अपने पेज के अंदर। ये हो गए टाइप्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि CSS को लिखते किस तरह है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स समझते हो ना, लिखने का तरीका। अब HTML के बारे में तो आप सबको पता है। HTML क्या है? टैग बेस्ड लैंग्वेज। टैग खुलते हैं, जो भी नाम लिखना है टैग में लिखोगे, ठीक है। बट CSS में क्या डिफरेंट है? CSS डेफिनेटली डिफरेंस है HTML और CSS के सिंटैक्स में। अब इसमें काम क्या होता है? इसमें दो चीजें होती हैं इसमें, यानी कि जब हम CSS को डिक्लेयर करते हैं ना, इसको दो चीजों से हम डिक्लेयर करते हैं। एक हम यूज करते हैं सिलेक्टर, और एक हम यूज करते हैं डिक्लेरेशन। सिलेक्टर, डिक्लेरेशन, ध्यान में रखो, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन। सिलेक्टर से मुराद क्या होता है? सिलेक्टर से मुराद यह है कि मैं किस चीज को टारगेट कर रहा हूं। अभी मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं ना, H1 का कलर ब्लू, H1 का कलर लाल, तो H1 क्या हो गया मेरा? सिलेक्टर। अब डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि वो H1 किस तरह से दिखेगा, आपको क्या दिखाना चाह रहे हो, आप उसको क्या प्रॉपर्टी उसमें इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, ये होता है सिलेक्टर और डिक्लेरेशन। सिंपल इज दैट। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? देखो, यहां पर हमने लिखा H1, तुम सिर्फ तरीका समझो। H1 लिखा, H1 के बाद हमने यहां पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करे। ये तुम्हें याद करने की जरूरत है। जो भी सिलेक्टर लिखोगे, जो भी सिलेक्टर लिखोगे, उस सिलेक्टर के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब ये जो सिलेक्टर है, जो H1 है, अच्छा सिलेक्टर की भी किस्में हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा जब मैं करवाऊंगा उसके ऊपर काम। अभी सिर्फ इसको एक सिलेक्टर समझ लो, H1 सिलेक्टर। अभी उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस हमने खोले। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम बेसिकली डिक्लेरेशन को कॉल करवाते हैं। हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी डिक्लेरेशन को कॉल करवाते हैं। डिक्लेरेशन किसकी होगी? देखो, H1 की। तो जो सिलेक्टर होगा वो बाहर होगा, और जो उसकी डिक्लेरेशन होगी वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होगी। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जो इसका कलर है, कलर को रेड करना है, तो मैंने यहां पर सिंपल आके लिखा कलर कॉलन रेड। लिखेंगे इस तरह। HTML में क्या लिखते थे? कलर इक्वल्स टू रेड। यहां पे इक्वल टू नहीं है, यहां पे कॉलन आता है। अब ये कॉलन क्या है, इसको समझो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये जो कलर कॉलन रेड लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? आप फौरन बोलोगे ये डिक्लेरेशन है। पूछूंगा किसकी? H1 की। अब सवाल फिर मैं ये करूंगा कि जो कलर और रेड लिखा हुआ है, ये कॉलन क्या कर रहा है बीच में, फिर ये सेमी कॉलन क्या कर रहा है बीच में? ये सवाल तुम्हें इसका जवाब पता होना चाहिए। अब आप मुझे इसका जवाब हमेशा जब भी मैं पूछूं तो आप ये दोगे कि जो डिक्लेरेशन होती है ना, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी सिलेक्टर की, उस डिक्लेरेशन के दो हिस्से होते हैं, प्रॉपर्टी, वैल्यू। वो याद नहीं है HTML में कहा था ये एट्रीब्यूट होता है, और एट्रीब्यूट में एक प्रॉपर्टी होती है, एक वैल्यू होती है। जैसे कि कलर इक्वल टू रेड, यहां पे भी वही है, कलर कॉलन रेड। बस इक्वल नहीं है, कॉलन है, क्योंकि CSS के सिंटैक्स में इक्वल नहीं आता, कॉलन आता है। तो ये अच्छा, कलर और रेड दोनों को अगर मैं बस पूरी लाइन की बात करूं, ये पूरी लाइन क्या कहलाती है? आप छुटते बोल दोगे डिक्लेरेशन कहलाती है। जिस तरह वहां एट्रीब्यूट कहलाता रहा, यहां डिक्लेरेशन कहलाता है। और डिक्लेरेशन के दो पार्ट्स हैं, कलर यानी कि प्रॉपर्टी, वैल्यू। और जब एक डिक्लेरेशन खत्म करो ना, एक पॉइंट, एक लाइन उसकी, आखिरी में सेमीकोलन मार देते हैं। सेमीकोलन का मतलब ये होता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। एंड ऑफ द स्टेटमेंट यानी कि मेरी एक बात यहां खत्म हो गई। जिस तरह हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, अपनी बात में फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी तरह हम यहां पे सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन मींस मेरा एक पॉइंट यहां खत्म हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई सवाल आप तीनों को पूछ लें, पक्का पूछ लो। अगर कोई सवाल है तो प्लीज लेट मी आस्क, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे।
है कोई क्यूरी है? चलो भाई, यहां तक समझ में आ गया सिंटेक्स हमारे पास होता है। अच्छा, अब सिंटेक्स के बाद दूसरी चीज, उसको हमने हेडिंग दी है सीएसएस रिप्रेजेंटेशन। ये दो तीन पॉइंट्स है जो तुम्हें जहन में रखने लाजमी है। पहला पॉइंट, उसके टाइप्स कितने होते हैं। दूसरा पॉइंट, उसके लिखने का अंदाज क्या है। और तीसरा पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन, उसको रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करेंगे। जिस तरह हम लोग कभी भी किसी को गिफ्ट देते हैं तो रिप्रेजेंट करके देते हैं, प्रॉपर पैकिंग में पैक करके देते हैं। उसी तरह सीएसएस के अंदर हम रिप्रेजेंटेशन क्या, किस मायने में इसको कॉल करते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें ना रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके की होती है। एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं HTML टैग, एक हमारे पास होता है आईडी, और एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं क्लास। HTML टैग, आईडी और क्लास रिप्रेजेंटेशन कहलाती है सीएसएस के अंदर। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपसे बात करी, ऊपर ऊपर देखो H1 कलर कॉलन रेड, तो ये जो H1 है ये क्या हो गया, ये HTML टैग हो गया। यानी कि जो सिलेक्टर है मेरा वो HTML का टैग है। अगर फर्ज करो हम इस कंडीशन में फंसते हैं कि H1 दो है, मेरी बात समझना, दो H1 है, एक का कलर लाल करना है और एक का कलर मुझे ग्रीन करना है। अगर मैं इस अंदाज में काम करूंगा जो मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, दोनों को रेड कर देगा। लेकिन मुझे एक को ग्रीन करना है, मजबूरी है, और एक को मैंने रेड छोड़ देना है। तो जब इस तरह की कंडीशन में हम फंसते हैं ना कि एक एलिमेंट पर दो क्लासेस यानी कि दो डिजाइन अप्लाई करवाने हैं, वहां हम यूज करते हैं या तो क्लास को या तो आईडी को। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लोकल स्टोरेज में देखना। तो ऊपर जो इनपुट बनाया था ना हमने लोकल स्टोरेज में, उस इनपुट को एक आईडी पास की थी। आईडी का नाम हमने कुछ भी रखा था, आई थिंक टेक्स्ट फील्ड रखा था, और नीचे उसको कॉल करवाया था हैश के थ्रू। यहां पर भी सेम वही चीज है। जब आईडी को कभी भी कॉल कराओगे तो हैश के थ्रू कॉल कराओगे, जब क्लास को कॉल कराओगे तो डॉट के थ्रू कॉल कराओगे। मुझे पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आया? फिर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा और ये वीडियो मैं यहीं पे बंद करूंगा, फिर उसके बाद मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा तो नई वीडियो दोबारा शुरू करूंगा। मुझे यहां तक बता दो, यहां तक जो बच्चे बाद में आए उनको तो डेफिनेटली समझने में वक्त लगेगा। आप लोग देख लीजिएगा, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, आराम से सुन लेना। और जो हैं बैठे हुए वो मुझे बता दें, टाइप्स में, सिंटैक्स में और रिप्रेजेंटेशन में कोई सवाल पूछना है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? चलो एक फाइल बना के दिखाता हूं, फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, हम यहां पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और फोल्डर का नाम मैंने रखा है CSS क्लास, ठीक है। CSS हो गई और CSS क्लास हो गई। उसके बाद अगेन राइट क्लिक, ओपन विद कोड। ये सब तो पता ही है ना, ओपन विद कोड वगैरह जो हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी। अब उसके बाद हम यहां पर एक फाइल क्रिएट करते हैं। हम जाते हैं न्यू फाइल के ऊपर, और यहां पे फाइल का नाम मैंने रखा फॉर एग्जांपल फर्स्ट फाइल डॉट HTML, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था कि मैं जो इंटरनल CSS एम्बेडेड वाली वो मैं फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में समझाता हूं, फिर बाद में उस पर काम नहीं करवाता। लेकिन अभी हम उसी पे काम करेंगे, ठीक है। CSS को सिर्फ समझा रहा हूं। उसके बाद बॉयलर प्लेटिंग कोड जो आपके पेज पर आता है, और अब आपको जरूरत पड़ेगी हेड के टैग की, क्योंकि जब मैं HTML पढ़ा रहा था उसमें मैंने एक बात शुरू में वाजे क्लियर करी था कि जो करी थी मैंने एक बात क्लियर कि जो हेड का टैग है, अगर तुम प्योर HTML पे काम कर रहे हो तो हेड के टैग की तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम HTML के साथ साथ CSS या जावास्क्रिप्ट पे भी बात कर रहे हो, देन तुम्हें हेड की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि अब CSS पे काम आ गया, अब हमें हेड लाजमी बेसिस पर चाहिए। अब तुमने करना ये हेड में आओ, और यहां पे आने के बाद तुमने टैग ओपन करना है स्टाइल का, सही है। यानी कि अंडर द टैग ऑफ हेड तुमने टैग ओपन एंड क्लोज करना है जिसका नाम क्या है, स्टाइल। स्टाइल रिप्रेजेंट CSS। अब नीचे आओ बॉडी के अंदर, और बॉडी में हमने यहाँ पर टैग यूज करा यानी कि H1 यूज करा, और हमने यहाँ पे कहा फॉर एग्जांपल एपटेक, और इसी तरह मैं एक और H1 यूज करा और यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल लर्निंग। दो H1 है, जहन में रखना, ये मैं बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास दो H1 है। अब हम आते हैं और यहां से इसको लाइव करके पहले चेक करेंगे। ठीक है, दो H1 आपको दिख रहे हैं। मुझे इसका कलर ग्रीन करना है और इसका कलर रेड करना है। चलो पहले तो मैं दोनों को ग्रीन कर देता हूं।
हम आएंगे अपने सीएसएस के अंदर, यानी कि स्टाइल के टैग में आएंगे, और यहां पर आके मैंने सबसे पहला काम ये करना है, मैंने यहां पर एक सिलेक्टर पास कर देना है H1, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं इसका कलर ग्रीन कर दो। तो हम यहां पर सिंपल एक प्रॉपर्टी लिखेंगे कलर कॉलन, और उसके बाद मैंने यहां पर लिखा ग्रीन, और मैंने लगा दिया सेमी कॉलन। समझ में आ गया? जो कलर है उसको ग्रीन कर दो, सेव करो, यहां पे आओ और इसको चेक करो, तो ये देखो, अगर यही काम मैं HTML के थ्रू करता तो मुझे हर H1 में फॉन्ट का टैग खोलना पड़ता, कलर इक्वल टू रेड या ग्रीन मुझे लिखना पड़ता, बट CSS में क्या हुआ, H1 ग्रीन, दैट्स इट, खत्म। अब ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन जो मैंने अभी लिखवाई है ना, आखिरी पॉइंट जो लिखवाया उसमें ये पहला वाला पॉइंट है। कौन सा वाला? HTML टैग वाला। अब हम बात करेंगे ऊपर रेड कर दो या ऊपर ग्रीन कर दो तो नीचे रेड कर दो। तो इस कंडीशन में हम आएंगे यहां पे, आपको अब यहां पर क्लास या आईडी का इस्तेमाल करना है, और क्लास और आईडी में फर्क होता है, ये मैं आगे फ्यूचर में बता दूंगा। अब हम नीचे आएंगे, यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट के बंद होने के बाहर आएंगे, लेकिन स्टाइल के अंदर रहेंगे, ये ध्यान में रखना, स्टाइल के बाहर मत चले जाना। यहां पे आके तुमने फर्स्ट करो डॉट लगाया, डॉट लगाया, डॉट के बाद कुछ भी लिख दो, यानी कि डॉट के बाद मैंने लिखा H1 कलर, यानी डॉट के बाद तुम कोई भी नाम दे सकते हो, बट इट शुड बी यूनिक, कीप इन योर माइंड, वो नाम यूनिक रहना चाहिए। ये नाम मैंने दे दिया H1 कलर, अब ये मैं कुछ भी लिख सकता था, मैंने अपना नाम लिख सकता था, मैंने H1 कलर लिख दिया। कर्ली ब्रेसेस खोले, यहां पर आते हैं, और अगेन मैंने यहां पे लिखा कलर, और कलर को मैंने क्या पास कर दिया, सॉरी ये एप्पल क्यों बन गया, एक्चुअली ये इमोजी है, ये इमोजी आ गया बना हुआ, कोई वजह नहीं, रेड एप्पल आ गया बना हुआ। अच्छा जी कलर क्या हो गया, रेड, लेकिन अगर मैं यहां इसको देखूंगा ना अभी, तो ये रेड नहीं हुआ हुआ, ये ग्रीन ही है। अब रीजन ये है कि भाई जो क्लास, डॉट का मतलब क्लास, अगर मैं डॉट की जगह हैश यूज करता इट मींस आईडी, अभी मैं बात कर रहा हूं क्लास की, यानी कि हम इसको ये बता रहे हैं कि भाई ये जो मैंने क्लास बनाई है ना H1 कलर, इस क्लास को कहां इंप्लीमेंट करना है, जगह भी तो बताओ। जिस तरह वो तुम लोगों ने याद हो, तुम लोगों ने थर्ड HTML लिंक बनाया था एंकर वाला, तो ए href इक्वल टू कोई भी यूनिक नाम दिया था। अब सवाल यह था कि उस नाम को कॉल कहां करवाएंगे, तो नीचे ए नेम इक्वल टू करके हमने कॉल कराया था। इसी तरह यहां पर भी यही है, मैंने ये कलर तो ये मैंने बना तो लिया है प्रॉपर्टी H1 कलर के नाम से, इसको कॉल कौन से वाले H1 पे कराना है, हम नीचे आएंगे, हमने कहा ये लर्निंग वाले पे करवाना है। हमने इस H1 के अंदर आके हमने लिखा क्लास इक्वल्स टू, हमने अब लिखा H1 कलर, जो नाम ऊपर दिया है ना तुमने अपनी क्लास का, वही नाम नीचे कॉल कराओगे, सेम टू सेम, सेम टू सेम। बट ये जरूर ख्याल रखना कि ऊपर डॉट लगाए तो नीचे क्लास लिखोगे, ऊपर हैश लगाओगे तो नीचे आईडी लिखोगे, ये ध्यान में रखना। सेव किया इसको मैंने, और अब देखो यहां पर आके आई हैव टू H1 टैग, बट बोथ आर इन द डिफरेंट कलर्स। द फर्स्ट वन इज ग्रीन, सेकंड वन इज रेड, ड्यू टू द यूनिकनेस ऑफ आईडी एंड क्लास। एक को तो मैंने कॉमन कर दिया कि भाई तुमने कलर ग्रीन करना है, और वो भी मैंने H1 लिख के करवाया, यानी कि वो जितने H1 होते सबको ग्रीन करता, लेकिन एक को मैंने कहा डॉट H1 कलर, यानी कि ये एक नई क्लास मैंने बनाई है जिसकी प्रॉपर्टी मैंने दी कलर कॉलन रेड। अब वो प्रॉपर्टी किस HTML के टैग पे इंप्लीमेंट करवानी थी, तो मैं नीचे गया, वहां पे मैंने जाके लिखा क्लास इक्वल्स टू H1 कलर, जो प्रॉपर्टी का नाम था, सिंपल इज दैट। यहां तक कोई सवाल अगर किसी को पूछना है तो पूछे प्लीज। दोनों में H1 है ना, हाँ लर्निंग में H2 भी है, तो नहीं करेगा H2 पे। सुनो मेरी बात, इसकी बात कर रहे हो, इस वन की, इस H1 की बात कर रहे हो, बिल्कुल हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगी, करके देख लो। H1 की जगह H2 कर दिया, अभी भी हो रहा है, हो रहा है इंप्लीमेंट, हो रहा है ना। रीजन मैं तुम्हें बता रहा हूं क्यों हो रहा है, उसका रीजन ये है कि हमने जो ये वाली प्रॉपर्टी जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना, ये हमने आईडी बना के की है, हमने इसको किसी HTML के टैग के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं करवाया है। जिस तरह ऊपर देखो, ऊपर ये ग्रीन कलर इंप्लीमेंट हुआ हुआ है H1 के अंदर, और नीचे वाला लाल कलर अप्लाई हुआ हुआ है किसी भी टैग में नहीं हुआ हुआ, ये तो एक नॉर्मल एक क्लास बना के हमने इंप्लीमेंट किया हुआ। अब इस क्लास को तुम H1 के साथ लगाओ, H2 के साथ लगाओ, P के साथ लगाओ, किसी भी टैग के टैग्स के साथ लगाओ, कोई मसला नहीं है, वो चलेगा। लेकिन अगर कहानी कुछ इस तरह होती कि यहां पर H1 कलर की जगह मैं यहां पे H2 लिख देता, इसका मतलब अब मैं टारगेट H2 को कर रहा हूं, फिर वो H1 पे काम अलग, H1 वाला काम अलग हो रहा होता, H2 वाला काम अलग हो रहा होता। यानी कि हमने किसी टैग को टारगेट नहीं किया, हमने तो क्लास बना दी, वो क्लास किसी पे भी अप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं है, हो जाएगी।
कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है पूछने का? ये वीडियो मैं वाइंड अप करूं? ठीक है, इसको मैं वाइंड अप कर रहा हूं, फिर अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी वीडियो मैं फिर सेपरेटली अलग से बना दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।